नमस्कार साथियों, विश्व भूगोल के अंतर्गत यूरोप महाद्वीप की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम यूरोप महाद्वीप के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे और यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि पश्चिम में यह अटलांटिक महासागर से घिरा हुआ है और साथ में अगर दक्षिण की बात करेंगे तो यह भूमध्य सागर से भी घिरा हुआ है। और साथ में आपको यह भी ध्यान रखना है कि भूमध्य सागर अफ्रीका महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप के बीच स्थित है। इसके अलावा आपको काला सागर के बारे में भी जानना है और साथ में कैस्पियन सागर के भी बारे में ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगर उत्तर में हम देखेंगे तो यूरोप महाद्वीप के उत्तर में तो यहाँ पे उत्तर सागर है, नॉर्थ सी है। और इसके अलावा अगर यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका बाल्टिक सागर है। और इसके अलावा जो है आपको ध्यान रखना है कि जो यूरोप महाद्वीप है और अफ्रीका महाद्वीप है, तो यहाँ पे आप यूरोप महाद्वीप का पार्ट देख रहे हो, नीचे आप अफ्रीका महाद्वीप, जिसके बारे में हम लोग पिछली कक्षा में अध्ययन कर चुके हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जिब्राल्टर, और ये है आपकी जिब्राल्टर जल संधि। तो जिब्राल्टर जल संधि जो है आपको ध्यान रखना कि अफ्रीका महाद्वीप तथा यूरोप महाद्वीप को अलग करती है। इसके अलावा जिब्राल्टर जल संधि के रास्ते हम अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर में जा सकते हैं। तो आपको यह फैक्ट परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है और ध्यान रखना है। तो जिब्राल्टर जल संधि आपको यूरोप को जो है किससे अलग करता है, अफ्रीका महाद्वीप से, और साथ में अटलांटिक महासागर से हम भूमध्य सागर की ओर जा सकते हैं। जैसे ये आपका अटलांटिक सागर है और अटलांटिक सागर में ये रास्ता हुआ और इधर से हम भूमध्य सागर की तरफ आ जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत जो प्रमुख देश हैं तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपका पुर्तगाल है, यहाँ स्पेन है, फिर स्पेन के ऊपर फ्रांस है, और फिर फ्रांस के ऊपर अगर हम जाएंगे तो साथ में जर्मनी है, यहाँ पे आपका नीदरलैंड्स है, और साथ में यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यूनाइटेड किंगडम है, यहाँ आयरलैंड है, और साथ में यहाँ पे देखेंगे तो आप डेनमार्क है, और बीच में इसके उत्तर सागर स्थित है। इसके अलावा पोलैंड, ऑस्ट्रिया, और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यूक्रेन और रूस के मध्य काफ़ी समय से विवाद भी चल रहा है, युद्ध भी चल रहा है, जिसके बारे में आगे हम कक्षाओं में अध्ययन करेंगे करंट अफेयर्स के अंतर्गत। और साथ में ही अगर भूमध्य सागर की बात की जाए तो भूमध्य सागर के किनारे जो बसे हुए देश हैं, जैसे स्पेन हो गया, फ्रांस हो गया, साथ में यहाँ इटली हो गया, और यहाँ पे आपका ग्रीस हो गया। और इसके अलावा एक माल्टा देश है जो कि द्वीप देश है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं तो माल्टा देश भी जो कि एक द्वीपीय देश है वो भूमध्य सागर में स्थित है। फिर आगे आते हैं यूरोप की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। तो यहाँ पे आपका जो यूरोप के अंतर्गत जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो सबसे महत्वपूर्ण हैं वो है आल्प्स पर्वत श्रृंखला। ये जो है नवीन वलित पर्वत या नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। नवीन वलित पर्वत या नवीन मोड़दार पर्वत के बारे में हमने पहले से अध्ययन किया है। रॉकीज उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में हमने एंडीज पर्वत का उदाहरण देखा था। और साथ में अगर बात की जाए अफ्रीका महाद्वीप की तो अफ्रीका महाद्वीप में हमने अटलस पर्वत श्रृंखला का उदाहरण देखा था। तो उसी क्रम में आपका आल्प्स पर्वत श्रृंखला यूरोप में नवीन वलित पर्वत या नवीन मोड़दार पर्वत का उदाहरण है। फिर इसका आल्प्स पर्वत का विस्तार जो है आपको ध्यान रखना है कि पश्चिम से पूर्वोत्तर की तरफ है। अगर ये पश्चिम है, वेस्ट है, तो ये आपका ये नॉर्थ ईस्ट हो गया, यानी पूर्वोत्तर हो गया। तो आपको यह ध्यान रखना है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि आल्प्स पर्वत है जो लगभग ऐसा ही कुछ, तो यहाँ पे पश्चिम से लेकर जो है नॉर्थ ईस्ट की दिशा में यहाँ पे आल्प्स पर्वत का विस्तार है। और यहाँ 7 देशों में विस्तार आपको ध्यान रखना है। वो 7 देश कौन कौन से हैं तो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। और 7 देश जो आपके हैं वो हैं फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, लिechtenstein बहुत छोटा सा देश है, इसके अलावा स्विट्जरलैंड, इटली और स्लोवेनिया। तो आपको यह ध्यान रखना है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है आल्प्स यूरोप के सबसे महान पहाड़ माने जाते हैं। आल्प्स फ्रांस तथा इटली के बीच सीमा बनाते हैं। तो प्रश्न पूछेगा आल्प्स पर्वत श्रृंखला किन 2 देशों के मध्य सीमा बनाते हैं, तो फ्रांस और इटली के मध्य। इसके अलावा आपको सबसे ऊंची चोटी के बारे में ध्यान रखना है, तो इसका नाम है माउंट ब्लॉन्क। तो आपको ध्यान रखना माउंट ब्लॉन्क, इसकी जो ऊंचाई है वो है
4808 मीटर, 4808 मीटर। और यहाँ पे आप आल्प्स पर्वत के बारे में देख रहे हैं। और साथ में माउंट ब्लॉन्क 4808 मीटर है। मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ, तो यहाँ पे आपका माउंट ब्लॉन्क हो गया। और इसके अलावा आप देख पा रहे हैं जो देश हैं, तो पॉलिटिकल मैप में हम लोग देशों के बारे में देख लेते हैं जो आल्प्स पर्वत श्रृंखला के क्षेत्र में आते हैं। तो यहाँ आपका फ्रांस हो गया, फ्रांस के साथ में यहाँ इटली हो गया, यहाँ ऑस्ट्रिया हो गया, यहाँ स्लोवेनिया हो गया, और यहाँ आपका जो है स्विट्जरलैंड हो गया। तो ये महत्वपूर्ण देश हैं जो आल्प्स पर्वत श्रृंखला के क्षेत्र में आते हैं, या आल्प्स पर्वत श्रृंखला का इन देशों में विस्तार है। बाकी फिर जर्मनी भी है, आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगली पर्वत श्रृंखला जिसके बारे में आपको ध्यान रखना है वह है पिरेनीज। तो पिरेनीज के बारे में आपको ध्यान रखना है कि स्पेन तथा फ्रांस के बीच में सीमा बनाते हैं। तो प्रश्न पूछेगा कि कौन सी पर्वत श्रृंखला स्पेन तथा फ्रांस के बीच सीमा बनाती है। तो आपको ध्यान रखना क्या हो जाएगा, पिरेनीज, पिरेनीज श्रेणी। यह स्पेन, जिसको आइबेरियन प्रायद्वीप भी कहते हैं, तो आइबेरियन प्रायद्वीप या स्पेन को फ्रांस से अलग करती है। और यहाँ पे पिरेनीज के बारे में, पिरेनीज का लोकेशन हम लोग देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पिरेनीज यहाँ पे ये है, और ये आपकी बाउंड्री है। यहाँ पे आपका स्पेन है और इधर आपका फ्रांस है। तो फ्रांस और स्पेन को अलग करती है पिरेनीज। इसके अलावा आप लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो है जर्मनी में आर्डिनीज पर्वत है, और इसके अलावा यहाँ इटली में देख पा रहे हैं आप एपिनाइन्स पर्वत है। तो ये भी आपको परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। फिर अगले पॉइंट पे आते हैं। तो आपका यहाँ पे आर्डिनीज पर्वत हो गया, तो यह फ्रांस को जर्मनी से अलग करता है। एपेनाइन्स पर्वत हो गया, तो आपको इटली में स्थित है, यह आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है इटली में, वो है ज्वालामुखी पर्वत। तो इटली अपने ज्वालामुखी पर्वतों के लिए विश्व भर में प्रख्यात है, और उसमें से 3 महत्वपूर्ण पर्वत आपको ध्यान रखने हैं। पहला है वेसुवियस, दूसरा है माउंट एटना, और तीसरा है स्ट्रोम्बोली। और स्ट्रोम्बोली को जो है आपको ध्यान रखना है कि इसको लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन भी कहते हैं, लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरेनियन सी। तो भूमध्य सागर का इसको लाइट हाउस बोलते हैं। और रीज़न क्या है बोलने का, तो इसमें जो ज्वालामुखी उद्गार निकलता रहता है, तो उसके वजह से इतनी रोशनी रहती है कि अगर कोई भी नाव भूमध्य सागर में जब इंटर कर रही होती है, तो उसको जो है लोकेशन, उन लोग को जो है ज्वालामुखी के उद्गार से पता चल जाता है कि हाँ, हम सही रास्ते पे हैं, या हम भूमध्य सागर में प्रवेश कर चुके हैं। तो वेसुवियस, माउंट एटना और स्ट्रोम्बोली का लोकेशन देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप जो है माउंट एटना है, यहाँ पे माउंट वेसुवियस है, और इसी के साथ में आपका जो है माउंट स्ट्रोम्बोली है। फिर आगे बढ़ते हैं। जो महत्वपूर्ण है यूरोप और एशिया के मध्य पर्वत श्रृंखलाएं, परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको ध्यान रखना है कि रूस का वह भाग जो यूराल पर्वत श्रेणी के पश्चिम में स्थित है, वह यूरोप का भाग है। तो आपको ध्यान रखना है कि रूस का वह भाग जो यूराल पर्वत श्रेणी के पश्चिम में स्थित है, वह यूरोप का भाग है। और साथ में ही रूस का वह भाग जो यूराल पर्वत श्रेणी के पूर्व में स्थित है, वो एशिया महाद्वीप का पास भाग है। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि रूस और तुर्की ऐसे दो देश हैं जो एशिया और यूरोप महाद्वीप दोनों के भाग हैं। तो रूस और तुर्की 2 ऐसे देश हैं जो एशिया महाद्वीप में भी आते हैं और यूरोप महाद्वीप में भी आते हैं। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यूराल पर्वत, और यूराल पर्वत के जो पश्चिम में हम आएंगे, तो यूराल पर्वत में जो पश्चिम का भाग है रसिया का, तो ये रसिया का भाग किस में आता है, तो ये आपका आता है यूरोप के अंतर्गत। ये यूराल पर्वत है, और यूराल पर्वत के पश्चिम में यहाँ से लेके जो पूरा क्षेत्र, ये पूरा आपका जो है यूरोप महाद्वीप का भाग है। और इधर का पार्ट आपका यहाँ पे आप देख भी पा रहे हैं, यहाँ पे एशिया लिखा हुआ है। इसका मतलब यूराल पर्वत के पूर्व वाला जो भाग है रूस का, वह आपका एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो काकेशस पर्वतमाला है। काकेशस पर्वतमाला काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच स्थित है। और यहीं पर पूरे यूरोप महाद्वीप की अगर बात की जाए, तो पूरे यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी चोटी, सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एल्ब्रूस। तो माउंट एल्ब्रूस
जिसकी ऊंचाई जो है 5,642 मीटर है, वो यहीं पे स्थित है। मैं इसको जूम करके आपको दिखा दे रहा हूँ। तो ये माउंट एल्ब्रूस, आपको यह ध्यान रखना है परीक्षा दृष्टि से। और साथ में ही आपको ये भी ध्यान रखना है कि रूस और तुर्की दो ऐसे देश हैं जो यूरोप महाद्वीप और एशिया महाद्वीप दोनों के भाग हैं। अब आते हैं यूराल पर्वत पर। तो यूराल पर्वत के बारे में आपको ध्यान रखा, परीक्षा में पूछा गया है। ये प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण है। तो प्रश्न आएगा कि प्राचीन वलित पर्वत का उदाहरण कौन सा है। तो आपका पहला हो गया यूराल पर्वत। हमने उत्तरी अमेरिका में जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में देखा था अपलेशियन पर्वत, अमेरिका में देखा था हमने अपलेशियन पर्वत। और साथ में ही भारत में आपका अरावली श्रेणी है। तो आपको 3 नाम ध्यान रखने, यूराल पर्वत, अपलेशियन पर्वत और साथ में अरावली पर्वत। ये आपके प्राचीन वलित पर्वत के उदाहरण हैं। तो यूराल पर्वत के बारे में जानते हैं। पश्चिमी रूस की पर्वत श्रृंखला है जो उत्तर से दक्षिण की ओर तक विस्तृत है। तो ये पश्चिमी रूस की पर्वत श्रृंखला है। तो आपको यूराल पर्वत का जो स्थिति है वो ध्यान रखना है कि यह रूस में स्थित है। और साथ में यह भौगोलिक रूप से एशिया और यूरोप को अलग करता है। और यह भौगोलिक रूप से, यानी जब हम यूराल पर्वत श्रृंखला के पश्चिम में जाते हैं तो हम यूरोप में होते हैं, और जब पूर्व में जाते हैं तो हम एशिया में होते हैं। तो यह एशिया और यूरोप को भौगोलिक रूप से अलग भी करता है। और साथ में यहाँ पे यह उत्तर से दक्षिण की तरफ इसका विस्तार है। उत्तर में आर्कटिक महासागर से लेके मतलब कैस्पियन सागर के बीच में यह स्थित है। और इसके अलावा आपको ध्यान रखना, सबसे ऊंची चोटी यूराल पर्वत की नरोदनाया है, माउंट नरोदनाया, और इसकी ऊंचाई जो है 1894 मीटर है। और यह खासियत होता है प्राचीन वलित पर्वत का कि जो है नवीन वलित पर्वत के मुकाबले उनकी जो ऊंचाई होती है वो बहुत कम होती है और समय के साथ में वो घटती जाती है, कम होती जाती है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं यूराल पर्वत, और ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये आपका आर्कटिक महासागर है। तो ये आर्कटिक महासागर के क्षेत्र से लेके, और आपका नीचे अगर आप देखेंगे तो ये आपका कैस्पियन सागर, तो दोनों के मध्य जो है जो क्षेत्र है वो स्थित है आपका यूराल पर्वत। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यूराल पर्वत। फिर इसके अलावा काकेशस पर्वतमाला के बारे में आपको ध्यान रखना है, जहाँ पर यूरोप की महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रूस स्थित है। आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद फिर आते हैं यूरोप की महत्वपूर्ण नदियों में। तो यूरोप की महत्वपूर्ण नदियों में सबसे जो महत्वपूर्ण हुआ है वोल्गा नदी। ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है वोल्गा नदी। और ये इसकी जो लंबाई है 3690 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल जो है वो है आपकी वल्डाई पहाड़ियाँ, ये पश्चिमी रूस में स्थित है। और साथ में यह कैस्पियन सागर में गिरती है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर है डेन्यूब नदी। तो डेन्यूब नदी के बारे में आपको ध्यान रखना है कि जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट में इसका उद्गम स्थल है, वहाँ से निकलती है और साथ में काला सागर में गिरती है। आपको जो परीक्षा दृष्टि से ध्यान रखना है वह है कि डेन्यूब विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो सर्वाधिक 10 देशों से गुजरती है। हमने अमेजन के बारे में देखा था, तो अब इसके बाद यहाँ पे डेन्यूब नदी है। तो ये आपको ध्यान रखना है 10 देशों से गुजरती है, और कोई भी ऐसी नदी नहीं है जो इतने देशों से होकर गुजरती हो। तो आपको डेन्यूब के बारे में ध्यान रखना है। फिर अगला पॉइंट है राइन नदी। तो राइन नदी का जो उद्गम स्थल वो है आल्प्स पर्वतमाला है जो स्विट्जरलैंड में स्थित है, और साथ में यह उत्तर सागर में गिरती है। तो आपको ध्यान रखना है कि राइन नदी उत्तर की तरफ बहते हुए उत्तर सागर में गिरती है। और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण तथ्य है राइन नदी के बारे में, या रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी में बहती है। तो आपको ध्यान रखना है कि रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी में बहने वाली नदी कौन सी है यूरोप में, तो राइन नदी है। जैसे भारत में अगर हम नर्मदा और ताप्ती की बात की जाए तो जो रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी में बहती है, उसी प्रकार राइन नदी यूरोप में ऐसी नदी है जो रिफ्ट घाटी या भ्रंश घाटी में बहती है, या फ्रांस और जर्मनी के मध्य सीमा भी बनाती है। तो आपको ध्यान रखना कि कौन सी नदी फ्रांस एवं जर्मनी के मध्य सीमा बनाती है, तो वह है राइन नदी। फिर सीन नदी है। तो सीन नदी के बारे में आपको ध्यान रखना इंपॉर्टेंट फैक्ट, पेरिस जो शहर है वो आपका सीन नदी पर स्थित है। और इसके अलावा थेम्स नदी, तो थेम्स नदी भी आपको ध्यान रखना, ये लंदन शहर जो है जो कि इंग्लैंड का शहर है, तो ये आपका या यूनाइटेड किंगडम का शहर है, तो ये थेम्स नदी पर स्थित है। तो लंदन जो है थेम्स नदी पर स्थित है, और सीन नदी कहाँ पे स्थित है, तो सीन नदी पर जो है पेरिस शहर स्थित है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो स्कैंडिनेवियन पर्वतमाला है। स्कैंडिनेवियन पर्वतमाला का विस्तार नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड में है, और यह नॉर्वे तथा स्वीडन के मध्य सीमा बनाता है। तो प्रश्न पूछेगा कि स्कैंडियन पर्वत किन दो देशों के मध्य सीमा बनाता है, तो नॉर्वे और स्वीडन।
इसके अलावा उत्तरी सागर के साथ जो खाइयाँ लगी हुई हैं, जिनको फ्यॉर्ड या इंग्लिश में FJORD फॉर्ड बोलते हैं, के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। और ये जो खाइयाँ हैं ये नॉर्थ सागर से लगी हुई हैं और इनकी जो ढाल है वो बहुत ही ज़्यादा तीव्र है, इसलिए भी ये फेमस हैं। और इसके अलावा आपको जेनेवा झील स्विट्ज़रलैंड में है और साथ में गार्दा झील ये इटली में है। तो 2 झीलों जो महत्वपूर्ण है आपको ध्यान रखना। बाकी जेनेवा शहर भी स्विट्ज़रलैंड का परीक्षा दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, जहाँ पे कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के हेडक्वार्टर्स स्थित हैं। तो वो आगे की कक्षाओं में हम लोग देखेंगे। अब आते हैं यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो ये ब्लैक फॉरेस्ट है और ब्लैक फॉरेस्ट में जो है यहाँ से आपका डेन्यूब नदी निकलती हुई आपको दिख रही है और यहाँ से जो है डेन्यूब नदी और फिर बहते हुए फिर आप यहाँ पे देख पा रहे डेन्यूब का मुहाना है तो काला सागर में गिरती है और ये 10 देशों के मध्य बहते हुए जाती है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं वल्डाई की पहाड़ियाँ हैं और यहीं से जो है वल्डाई की पहाड़ियों से जो है वोल्गा नदी निकलती है। और तो आपको ध्यान रखना है वोल्गा नदी का खासियत क्या है, ये जो है यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी है और ये कहाँ पे गिरती है तो कैस्पियन सागर में। इसके अलावा अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये थेम्स नदी यहाँ पे दिख रही है, तो जो कि लंदन शहर इसी पे स्थित है। इसके अलावा पेरिस में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको सीन नदी दिख रही है, तो जो सीन नदी है वो सीन नदी पे ही पेरिस शहर स्थित है। इसके अलावा अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो लेक जिनेवा जो है वो आपका कहाँ पे है तो स्विट्ज़रलैंड में है और साथ में जो है गार्दा झील वो कहाँ पे है तो वो आपका है इटली शहर में। इसको हम पॉलिटिकल मैप में आसानी से देख सकते हैं और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये आपका गार्दा झील है, मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ। तो यहाँ आपका गार्दा झील हो गया और साथ में जिनेवा झील हो गया। तो जिनेवा झील जो है स्विट्ज़रलैंड में स्थित है और गार्दा झील आपका इटली में स्थित है। तो आपको इतने ये जो तथ्य परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और यूरोप महाद्वीप के बारे में हम जब भी पढ़ते हैं तो ये महत्वपूर्ण तथ्य आपको परीक्षा दृष्टि से ध्यान रखने हैं। फिर अगली कक्षा में मिलेंगे जहाँ पे हम ऑस्ट्रेलिया के बारे में पढ़ेंगे जो कि ओशियाना महाद्वीप के अंतर्गत आता है। तो अगली कक्षा में मिलते हैं, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद साथियों।